हेलो स्टूडेंट्स, हम सेंटर स्टेट रिलेशंस चैप्टर 14 को स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि जो पार्लियामेंट की पावर है उसके थ्रू हमारी पार्लियामेंट कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टेट लिस्ट है, उसमें भी लेजिस्लेशन को करने के लिए एम्पावर थी। डायरेक्टली जो स्टेट सब्जेक्ट्स है उनमें पार्लियामेंट को लॉ का फॉर्मेशन करने का राइट प्रोवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ये किया गया था एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जबकि क्या हो, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया हो या फिर स्टेट के द्वारा किसी रिजोल्यूशन को पास करके पार्लियामेंट के पास स्टेट लिस्ट में किसी भी पर्टिकुलर मैटर को लेकर किसी भी नए लॉ का फॉर्मेशन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई हो, उस कंडीशन में, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी इंटरनेशनल लेवल के एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए, ये सब कंडीशंस क्या हैं? ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लेजिस्लेशन के जो सब्जेक्ट हैं उनमें लॉ का फॉर्मेशन कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट, अपने अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सेंटर के पास भी कुछ ऐसी पावर होती है जिसके थ्रू कि जो सेंटर है वो भी हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स पर कंट्रोल रखती है, उनको भी अपनी तरीके से मैनेज करती है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टूडेंट, अगर कोई भी बिल किसी स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू पास किया जाना होता है तो उसके लिए उस बिल को सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होना होता है, उसके बाद उसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास होना होता है। उसके बाद जब किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों ही हाउसेस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में, कोई भी बिल अगर पास हो जाता है तो उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है कंसर्न के लिए। बेसिकली स्टेट का कोई भी बिल पहले जाता है गवर्नर के पास। स्टूडेंट, वो गवर्नर के पास जाता है, तब उसके बाद वो बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है या लॉ बनता है। लेकिन अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि वो जो स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा कोई भी बिल बनाया गया है, कोई भी नया एक्ट को लाने का प्रोविज़न किया गया है, उसमें वो वो क्या है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर उसमें कोई भी ऐसा मैटर है जो कि नेशनल सोवरेनिटी से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर क्या है, पब्लिक वेलफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूरे नेशनल इम्पॉर्टेंस का मैटर है, तो उसको गवर्नर चाहे तो उसको उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और उस पर जब प्रेसिडेंट अपनी कंसर्न दे तो प्रेसिडेंट के पास जो स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई भी बिल है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ, अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए आता है, कंसेंट के लिए रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा, तो उस पर प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो दी जाती है। जो प्रेसिडेंट हैं वो एब्सोल्यूट वीटो को एंजॉय करते हैं। मीन्स स्टूडेंट कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी बिल पास होकर गवर्नर के द्वारा उसको प्रेसिडेंट के सामने उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपनी कंसिडरेशन देने के लिए, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर अपनी कंसेंट दे सकता है, अगर ना चाहे तो उसको डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकता है। और इसके लिए प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है। किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर से जो पास हुए बिल हैं, जो पास होकर आए हुए बिल हैं, उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर है उसको नॉर्मली क्या कहा जाता है? सेंट्रल का एजेंट भी कहा जाता है। और बेसिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गवर्नर के थ्रू जो स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास करती है।
तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि गवर्नर के थ्रू किस तरीके से जो स्टेट लेजिस्लेशन के जो बिल हैं उनको पास होने से रोका जा रहा है या फिर उन पर कंट्रोल रखा जा रहा है, क्योंकि उस पर जब भी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट नहीं देंगे तब तक वो बिल एक्ट में नहीं बदलेगा या वो लॉ नहीं बन पाएगा। स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे सर्टेन मैटर्स होते हैं कि जिन पर अगर स्टेट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जिन पर अगर कोई भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है उन मैटर से रिलेटेड, तो उनमें क्या चाहिए होगा, उनमें पहले प्रेसिडेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए होगा। प्रेसिडेंट की जो प्रियर कंसर्न है, जो प्रेसिडेंट का जो प्रियर कंसिडरेशन है, वो उस बिल को उस बिल का लॉ में बनने से पहले वो उसको क्या करना होगा, उसको प्रेसिडेंट की प्रियर कंसर्न को लेना होगा। स्टूडेंट, इसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो स्टेट हैं, हमने यहाँ पे ले लिए एमपी और बिहार। जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में इनकी जो एमपी की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पर जो ट्रेड और कॉमर्स से इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और एमपी के स्टेट लेजिस्लेचर में ये लॉ पास किया जाता है कि जो बिहार से आने वाला कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइटम है, तो उसको एमपी में नहीं आने दिया जाएगा, उसके ट्रेड पर रोक लगाई जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर कोई ऐसा मैटर जो कि क्या है, ट्रेड से रिलेटेड है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रेड से रिलेटेड है या कॉमर्स से रिलेटेड है, उसमें अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं तो उसको अगर पास होना है तो उस बिल के लिए पहले प्रेसिडेंट की प्रियर कंसर्न चाहिए होती है। अगर प्रेसिडेंट उस पर अपनी कंसर्न दे देते हैं तो तभी ऐसा बिल जो कि क्या हो, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में किसी भी प्रकार के कोई रेस्ट्रिक्शन किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इंडियन टेरिटरी में किसी भी अदर स्टेट के लिए लगाए गए हों, तो उस बिल को पहले प्रेसिडेंट के पास उसकी कंसर्न के लिए भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसको उचित समझते हैं, उस पर अपनी कंसर्न देते हैं, तो तभी वो लॉ बन पाएगा, नहीं तो प्रेसिडेंट उसको मना कर सकते हैं और वो लॉ नहीं बन सकता है। क्योंकि स्टूडेंट, हमारी जो इंडिया है उसमें क्या कहा गया है कि पूरी इंडिया में कहीं भी क्या है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसकी फ्रीडम है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टेट है जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने की बात करता है किसी अदर स्टेट से रिलेटेड, या फिर इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी स्टेट से किसी भी आइटम के बारे में अगर कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने का लेजिस्लेचर अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास करता है, तो उस बिल को पहले प्रेसिडेंट के सामने उनके कंसर्न के लिए रखा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें कि बताया गया है कि किस प्रकार से सेंटर जो स्टेट लेजिस्लेशन के सब्जेक्ट हैं उनमें अपना कंट्रोल रखती है। स्टूडेंट, जो सेंटर है वो स्टेट्स को जो मनी बिल हैं उनको रिजर्व करने के लिए कह सकती है, या फिर कोई भी जो फाइनेंशियल बिल हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, जब भी क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर सेंटर स्टेट को मनी बिल्स को रिजर्व करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, और जो भी अदर फाइनेंशियल बिल्स हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए हैं उनको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए रखा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन में। स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सेंटर है वो क्या है, सुप्रीम मानी जा रही है। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि जो हमारे सेंटर हैं उनको सुपीरियरिटी दी गई है। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव स्फीयर है उसमें जो हमारे सेंटर हैं उनको पोजीशन ऑफ सुपीरियरिटी दी गई है, असाइन की गई है। स्टूडेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमिटी आती है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए ही जिसको फॉर्म किया गया था, जिसको बनाया गया था, वो थी सरकारिया कमीशन।
सरकारिया कमीशन ने जो अपना वर्क किया वो 1983 से 1988 तक अपना पूरा वर्क किया और इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। स्टूडेंट, जो सरकारिया कमीशन है उसके द्वारा बताया गया कि जो हमारी कंट्री में जो फेडरल सुप्रीमेसी का रूल है, जिसमें कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीमेसी देते हैं लेजिस्लेटिव स्फीयर्स में, तो वो इसलिए दी गई है ताकि जो हमारे यूनियन लॉज हैं और जो हमारे जो स्टेट के लॉज हैं, इनके बीच में किसी भी प्रकार का जो अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जा सके और यूनियन लॉज और स्टेट लॉज के बीच में जो हार्मनी है उसको इंश्योर किया जा सके। स्टूडेंट, जो सरकारिया कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि अगर ये जो यूनियन सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल है, अगर इसको हटा दिया जाएगा, अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो फिर जो इसके रिज़ल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। और स्टूडेंट, इसमें जो ये सरकारिया कमीशन है इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो ये हमारी जो पॉसिबिलिटी है टू टियर पॉलिटिकल सिस्टम की, वो क्या हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी और उसमें जो भी स्टेट और जो यूनियन लॉज हैं इनमें क्या होंगे, काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे और इससे जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनके लिए एक भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। और स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग ही सरकारिया कमीशन कहती है कि इस तरीके से जो हमारी इंटीग्रेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी है और जो यूनिफॉर्मिटी है, जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं जो कि कॉमन यूनियन स्टेट कंसर्न से, वो भी स्तब्ध रह जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, उनमें भी रुकावट हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो फेडरल प्रिंसिपल है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसमें कि हम यूनियन को सुप्रीमेसी देते हैं, वो बताता है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी को। और स्टूडेंट, अगर हम अपने सेंटर को सुप्रीमेसी नहीं देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे काफ़ी खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। और स्टूडेंट, इसीलिए सरकारिया कमीशन के द्वारा कहा गया कि जो ये फेडरल सुप्रीमेसी का रूल है, इसीलिए उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये अपरिहार्य है, ये इंडिस्पेंसेबल है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है इसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग हो सके। ये कहा गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको जो सुप्रीमेसी दी है लेजिस्लेटिव स्फीयर्स में लॉज को बनाने की या फिर जो भी हमारे स्टेट्स को कंट्रोल करने की, वो क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल इम्पॉर्टेंस की है और इंडिस्पेंसेबल है, जिससे कि जो हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को सक्सेसफुल बनाया जा सके। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने समझा कि जो सेंटर का कंट्रोल है वो स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर किस प्रकार से बना रहता है। उसके लिए जो गवर्नर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कंसिडरेशंस भी स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल के लिए ज़रूरी होती है, तभी वो बिल एक्ट या लॉ बन पाता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।